हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट पर्यावरण का संपूर्ण सिलेबस मैं कवर करवा रहा हूं। जैसे ही ये सिलेबस कंप्लीट होगा उसके फलस्वरूप या उसके बाद मैं अदर सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। उसी अनुक्रम में यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ और बेस्ट 500 क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ जो मेरे अनुसार बेस्ट हैं। और प्रीवियस ईयर के पेपर में दोस्तों 2011 में पेपर हुआ था, 12 में पेपर नहीं हुआ था, 2013 में पेपर हुआ था। 11 और 13 वाले पेपर को मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब आज हम सॉल्व करेंगे 2014 में यूपी टेट का जो पेपर हुआ था। तो विलंब न करते हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायुदाब, आपको पता है दाब क्या होता है? नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मीन्स किसी तल के लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं, या बल के कारण दाब उत्पन्न होता है, यह एग्जैक्ट होगा। दाब का मात्रक पास्कल होता है एसआई यूनिट में, यह आपको मालूम होगा। और इसके अलावा दाब का मात्रक पॉइज भी होता है सीजीएस पद्धति में। लेकिन यहाँ पर केवल दाब की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है वायु दाब की। यह भी एक प्रकार का दाब है। वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मीन्स स्थिर पानी का दाब, ऐसे दाब भी कई प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो बैरोमीटर। बैरोमीटर में एक धातु यूज की जाती है जिसका नाम है Hg यानी पारा। पारा यूज की जाती है। यह भी एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछ लेता है। और एग्जाम में यह भी पूछता है, जो विकल्प तीसरा है, सिस्मोग्राफ से हम क्या नापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और एग्जाम में यह भी आता है कि भूकंप को मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो इसी यंत्र में सिस्मोग्राफ में एक पैमाना लगा होता है जिसको बोलते हैं रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है। एक ऑप्शन है थर्मामीटर दोस्तों। तो थर्मामीटर से मानव शरीर का तापमान नापा जाता है, आपको पता होगा। हाइग्रोमीटर से क्या होता है? हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता का मापन किया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता का मापन किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कुछ किताबों में दाब का मात्रक दिया रहता है बल बटे क्षेत्रफल, नहीं, लंबवत बल बटे क्षेत्रफल होता है। नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीटी कपास क्या है? बीटी कपास निम्नलिखित में से बीटी कपास के लिए कौन सा सही है? तो यह एक ट्रांसजेनिक पौधा है। यह एक ट्रांसजेनिक पौधा है। अब जैसे दोस्तों खादी 3 प्रकार की होती है। जैसे आप खादी बोलते हो, खादी आर आप 3 टाइप, वो वूल होता है, सिल्क होता है और कॉटन होता है। कॉटन मीन्स कपास होता है, यानी वूल, सिल्क और कॉटन, ये तीनों खादी होते हैं। तो कॉटन मीन्स होता है कपास, यानी कपास भी एक प्रकार का खादी ही है। और भारत का जो झंडा है दोस्तों वो कॉटन का बना होता है, चाहे वह बीटी कॉटन हो यानी बीटी कपास हो या नॉर्मल कॉटन हो, उसी का केवल बना हो सकता है। ऐसा स्पेसिफिकेशन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में दिया गया है। KVIC के पास इसका लाइसेंस देने का प्रमाण होता है। ये सब एग्जाम में आपके नहीं आएगा, फिर भी बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक वो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? यह क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, ध्यान में बैठा लीजिए। अम्लीय वर्षा अर्थात एसिड रेन। एसिड रेन मुख्य रूप से 2 गैसों के कारण ज़्यादा होता है, SO2 और NO2। SO2 और NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें प्रभाव रहता है सल्फर डाइऑक्साइड का। अगर यहाँ पर विकल्प में NO2 भी रहता तब भी सल्फर डाइऑक्साइड सही होता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसमें से दोस्तों सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। आपको पता है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है, अमेजन रेन फॉरेस्ट भी एक टाइप का उष्णकटिबंधीय वर्षावन ही है। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी ऑक्सीजन पौधों के द्वारा उत्पादित होते हैं उसके 20% ऑक्सीजन केवल अमेजन रेन फॉरेस्ट से ही आ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग आम के पकाने में किया जाता है। इस रसायन से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है। देखिए जो रसायन है उसका नाम है कैल्शियम
कार्बाइड, सॉरी हाँ तीसरा कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड यानी इस रसायन से एक गैस का उत्सर्जन होता है जिसका नाम है एसिटिलीन। मुख्य रूप से एसिटिलीन गैस के कारण ही फल पकता है, जो विकल्प में कैल्शियम कार्बाइड है तो उसी को सही मानेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? देखिए बीमारियों के बारे में 2-3 प्रकार के प्रश्न तो आते ही आते हैं। पहला जीवाणु से होने वाली बीमारियां, दूसरा विषाणु से होने वाली बीमारियां, तीसरा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, चौथा जल से होने वाली बीमारियां। हालांकि जो जल से होती हैं वह भी या तो विषाणु से होगी, या तो जीवाणु से होगी, या तो प्रोटोजोआ से होगी। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ मीन्स वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। अब यहाँ पर जो रोग है दोस्तों जल से होता है वह टाइफाइड है। कौन सा रोग है? टाइफाइड। तो विकल्प सही है दूसरा, टाइफाइड। टाइफाइड रोग जल से फैलता है, हम कह सकते हैं। और देखिए टाइफाइड का एक दूसरा नाम भी है आंत का बुखार। आंत का बुखार या आंत्र ज्वर भी इसे कहा जाता है। यह जो टाइफाइड रोग है दोस्तों, यह एक जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है। अगर विकल्प में रहे निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, अर्थात जीवाणु से होता है। अब चूंकि यह बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है वह दूषित जल में ही पाया जाता है, इसलिए यह दूषित जल से भी फैलता है टाइफाइड। दोनों विकल्प अगर दोनों होता दोनों सही रहता। बैक्टीरिया का नाम है दोस्तों साल्मोनेला टाइफोसा। साल्मोनेला टाइफोसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है। 3 यहाँ हो गए। एक है होता है दोस्तों CFC, और एक गैस होता है वो जलवाष्प। जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है। सबसे ज़्यादा मात्रा जलवाष्प की ही रहती है। अगर विकल्प में जलवाष्प है और प्रश्न पूछे सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस से होता है, तो जलवाष्प से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे नंबर पर, लेकिन जनरली नॉर्मल एग्जाम में जलवाष्प विकल्प में नहीं रहता है। मैंने क्वेश्चन बदला, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का आंसर सही है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीजपत्री पौधा दोस्तों सरसों है। कौन सा पौधा है? सरसों। वे फसलें जिनके बीज 2 पत्ती वाले होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहा जाता है। जैसे सरसों हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया और चना। सरसों, अरहर, मटर, चना ये द्विबीजपत्री होते हैं। ये सब क्वेश्चन मैं अपने पिछले वीडियो में बतला चुका हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं बतलाया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं देता हूँ, लेकिन जो मैंने बेस्ट 500 का सीरीज पढ़ाया था उसमें मैं आपको ये सब क्वेश्चन करवा चुका हूँ। पौधों में अगला प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? देखो दोस्तों, पौधों में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक जाइलम, एक फ्लोएम। एग्जाम के दृष्टिकोण से जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम का काम होता है कि मिट्टी से वाटर को रूट के थ्रू पौधे के अन्य पार्ट में पहुंचाना। मान लो ये पौधा है, यहाँ पर मिट्टी है, तो मिट्टी में जो जल है उसको पौधे के अन्य पार्ट में पहुंचाने का काम करता है जाइलम। अब पौधे में पत्तियां होती हैं, पत्तियां एक काम और करती हैं। पत्तियां क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती हैं। तो भोजन को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाने का काम, जिससे सभी भाग का वृद्धि सही से हो सके, यानी भोजन के संवहन का काम फ्लोएम करता है और जल के संवहन का काम जाइलम करता है। भोजन के संवहन का काम फ्लोएम करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? प्रथम साहित्यिक स्रोत दोस्तों ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद को माना जाता है और ऋग्वेद की विशेषता है इसमें 1028 सूक्ति हैं। 1028 सूक्ति हैं और 10 मंडल है। मंडल में जैसे आप किताब पढ़ते हो उसमें अध्याय होता है, उसी प्रकार से इसमें अध्याय का नाम ऋग्वेद में मंडल दिया गया है। और प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि मुनि के ऊपर आधारित है। जैसे एक मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र है सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए या सूर्य देव की उपासना में गाया जाता है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल से संबंधित है। पूछता है एग्जाम में गायत्री मंत्र किस मंडल संबंधित है, ये नहीं पूछेगा। गायत्री मंत्र किस ऋषि मुनि से संबंधित है, चूंकि प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि मुनि को समर्पित है और तीसरा मंडल ऋषि विश्वामित्र को समर्पित है, इसलिए ऋषि विश्वामित्र संबंधित हो गए किससे? गायत्री मंत्र से। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 प्रमुख वेद हैं। इतिहास के स्रोत हैं, साहित्य के स्रोत हैं, हिंदू जो धर्म है उसके भी
आधार माने जाते हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद ही प्रथम साहित्यिक स्रोत है। ऋग्वेद ही प्रथम साहित्यिक स्रोत है। ऋग्वेद के वेदों का रचयिता नहीं है, इसके संकलन करता है, क्योंकि ऋग्वेद में लिखा गया है द मीनिंग ऑफ वेदास कैन नॉट फाउंड इन मैन, दे आर ऑफ डिवाइन ओरिजिन, ऐसा ऋग्वेद में वर्णित है। और ऋग्वेद जब था दोस्तों तब यह भी कहा गया इफ यू वांट टू ऑब्टेन ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड देन यू हैव टू रिसाइटल हिम्स ओनली, मतलब अगर आप ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल आप मंत्रों का उच्चारण कीजिए। लेकिन बाद में सामवेद आया, यजुर्वेद आया, अथर्ववेद आया, तो ये बतलाया गया जगह जगह पर कि केवल मंत्र से काम नहीं चलेगा, दीप जलाना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, बलि देना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा, ईश्वर को नृत्य चाहिए, संगीत चाहिए। इसलिए फिर ये वेद उपनिषद सब बढ़ते गए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? वायुमंडल में आपको पता है सबसे ज़्यादा पाई जाता है नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये परसेंट ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लेता है। 0.03% और 0.97% में बाकी सारी गैसें होती हैं। तो 71 + 21 कितना हो गया? 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन विकल्प सही है दूसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? तो मूल उद्देश्य है दोस्तों छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष मीन्स जो सामने उनके दिखाई दे, इसीलिए शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया जाता है ताकि उनको प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान हो सके। कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानोगे? कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? शुष्क मतलब ड्राई मिट्टी। ड्राई मीन्स जहां पर मॉइस्चर ना हो, यानी वाटर ना हो। आपको पता होगा मिट्टी की परिभाषा क्या है? मिट्टी 3 चीज़ों से मिलकर बना है। सॉइल 3 चीज़ों से मिलकर बना है। नंबर 1 आपका हो गया सॉइल में, नंबर 2 होता है वाटर, नंबर 3 होता है एयर, और नंबर 1 होता है आपका क्ले। क्ले होता है, वाटर होता है, एयर होता है। क्ले प्लस वाटर प्लस एयर को हम क्या बोलते हैं? सॉइल यानी मिट्टी बोलते हैं। शुष्क मिट्टी जिसमें वाटर ना हो, शुष्क मिट्टी उसे कहेंगे जिसमें वाटर ना हो। अनसैचुरेटेड मिट्टी जिसमें वाटर और एयर दोनों ना हो, उसे बोलते हैं। तो विकल्प सही है तीसरा, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी अगर वह शुष्क है तो। अब लवण सांद्रता क्यों अधिक होगी? विज्ञान का विषय है दोस्तों। अगर उसमें वाटर नहीं होगा तो उसमें से निक्षेपण हो जाएगा, जो भी उसमें वाटर में साल्ट होंगे तो उसकी सांद्रता मिट्टी में अधिक होगी। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? अगला प्रश्न है, इसका विकल्प सही है सी, अर्थात तीसरा। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। जैसे आप अगर पहली बार यूपी टेट फेस कर रहे होंगे तो आपके मन में यूपी टेट को लेकर के अनावश्यक भय होगा। लेकिन अगर सतत और व्यापक मूल्यांकन, मतलब मूल्यांकन आप खुद भी कर सकते हो, दूसरा भी आपका मूल्यांकन कर सकता है, ये कॉन्सेप्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर चरना। चुनकर चरना, चरने वाले व्यक्ति कैसे बदलते हैं दोस्तों? तो चुनकर चरना, चुनकर चरने से वह बदल देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? अब कैसे बदल देते हैं दोस्तों? चुनकर चरना मैंने तो ऑप्शन दे दिया, लेकिन घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते हैं, ये आप जान लीजिए। कोई भी आपके घर जानवर होगा, भैंस गाय जो भी होगा, उसे आप छोड़ते होंगे, अगर गांव में देखे होंगे, तो वो सारी वनस्पतियों को नहीं चरते हैं, जिससे अब कुछ ही वनस्पतियों को वो अधिक खाते हैं, जिससे भी वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर कुछ नई वनस्पतियां आ जाती हैं। यही कंसेप्ट है इसमें। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियों के लिए कैल्शियम तो आवश्यक ही आवश्यक है, तो यानी दूसरा सही हो सकता है, तीसरा या चौथा। अब इसमें विटामिन ई है या सी है या डी है? कहाँ से आपको मजबूती मिलती है? विटामिन डी से। विटामिन डी से। विटामिन के ऊपर पूरा कंप्लीट वीडियो विटामिन और बीमारियों के ऊपर मैंने बेस्ट 500 क्वेश्चन में बनाया है, क्वेश्चन वाइज मैंने बनाया है दोस्तों। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, ये आपको पता होगा। कैल्सीफेरॉल होता है, रासायनिक नाम भी पूछता है। विटामिन सी का क्या होता है? विटामिन ए का क्या होता है? विटामिन डी। ई के वसा में घुलने वाले विटामिन, जल में घुलने वाले विटामिन, इन सब के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ।
और कहाँ बेस्ट 500 क्वेश्चन, जो थंबनेल आपको दिखेगा उसी में है यह सब, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब यह विटामिन डी क्या है? यह केवल प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों द्वारा ही प्राप्त होता है दोस्तों, केवल सूर्य की किरणों द्वारा ही प्राप्त होता है विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पहले विश्व में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन यह भारत में दोस्तों नहीं है, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल में इसे सागर माथा बोलते हैं। सागर माथा 8,848 मीटर अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन और 8,850 मीटर अकॉर्डिंग टू चाइना। चाइना बोलता है कि 8,850 मीटर इसकी हाइट हो गई है। माउंट एवरेस्ट तो भारत में कौन सा है? माउंट केटू। भारत में कौन सा है? माउंट केटू। केटू का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। देखिए माउंट कंचनजंगा भारत और भारत का जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है कंचनजंगा। तो पूर्णतया भारत में इसे नहीं कहा जाएगा, अगर होता भी तब भी केटू से ऊंचा हुआ नहीं है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू। माउंट केटू, जिसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। और माउंट केटू कहाँ पर? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, फिर ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय। 6 श्रेणियां हैं हिमालय की दोस्तों। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, फिर ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, ऐसे 6 श्रेणियां हिमालय की। इसमें जो सबसे ऊपर वाली श्रेणी है उसका नाम है काराकोरम। काराकोरम श्रेणी में ही ये गॉडविन ऑस्टिन मौजूद है, जिसे केटू के नाम से हम जानते हैं। जियोग्राफी का विषय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण की खेल विधि है वह किस पर आधारित है? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। विकल्प सही है चौथा, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? देखिए दोस्तों यह वायुमंडल है। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर है समताप मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन मंडल पाया जाता है, जो विकल्प में आपके दिया है। ओजोन मंडल कोई अलग से मंडल नहीं होता। फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल, फिर है बहिर्मंडल। ये 5 मंडल है, लेकिन एनसीईआरटी में केवल 4 ही मंडल बताया गया है। तो समताप मंडल, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर उसके बाद है बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल सबसे नीचे पाया जाता है। एक बात और, मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। और जो सैटेलाइट वगैरह यूज होता है मोबाइल फोन या रेडियो धर्मिक रेडियो के लिए, वह आयन मंडल में स्थापित की जाती है। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। ये सारे प्रश्न हैं आपके एग्जाम के। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है दोस्तों स्कर्वी। विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है बेरी, क्योंकि B1, B2, B3, B5 ऐसे बी कॉम्प्लेक्स के नाम से है। और रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है रतौंधी। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। तो विकल्प कौन सा सही है दोस्तों? विकल्प सही है ए, स्कर्वी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यह खट्टे पदार्थों में दोस्तों पाया जाता है। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अब स्कर्वी रोग है क्या? इसमें क्या होता है दोस्तों? मसूड़ों में खून आने लगता है, मतलब मसूड़ों की ये बीमारी है, दांत के पास जो होते हैं। भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? सबको पता होगा, किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी। आप कमेंट में बताइए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन सी है? ये विकल्प में आप बताइए हमें कमेंट में बताइए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। अगला प्रश्न है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों काजीरंगा। कौन सा है? काजीरंगा। क्वेश्चन नंबर 142 है यहाँ पर। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? काजीरंगा। इस अभ्यारण्य की स्थापना दोस्तों 1908 में हुई थी। असम राज्य में है एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनोज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? देखिए यह विशेष से विशेषण बना है।
अग्नि चट्टान नहीं लिखा है, आग्नेय चट्टान लिखा है। जैसे दिन जीवन नहीं बोलते हो आप, दैनिक जीवन बोलते हो, तो चीज़ वही है। वन जीव नहीं बोलते हो आप, बोलते हो वन्य जीव, वन्य जीव। ये हिंदी की बात है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? चट्टान मुख्य रूप से दोस्तों 3 भागों में बांटे गए हैं: आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इग्नियस मेटामॉर्फिक, और एक होता है सेडिमेंट्री यानी परतदार चट्टान। एक परतदार चट्टान होता है, एक आग्नेय चट्टान होता है और एक रूपांतरित चट्टान होता है। 3 चट्टानें होती हैं, उसमें से आग्नेय चट्टान की बात हो रही है। आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल कौन सा है? तो दोस्तों विकल्प सही है ए, बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन, SCRT यानी परिषदीय पुस्तक का कक्षा 6 का पृथ्वी और हमारा जीवन आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। उसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझाया गया है पृथ्वी और हमारा जीवन में। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। इसी को हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। तो देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों जानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयनोस्फीयर को आयन मंडल बोलते हैं, मीसोस्फीयर को मध्य मंडल बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर को क्षोभ मंडल बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर को हम समताप मंडल बोलते हैं। तो विकल्प सही है दूसरा। विकल्प सही है दूसरा। यहाँ हिंदी वाला ही पेपर है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को कुछ चेंज किया हूँ, बस विकल्प में ऐसे ही दिया था यूपी टेट में। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रेटोस्फीयर मीन्स क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर मीन्स क्या होता है, मेसोस्फीयर मीन्स क्या होता है, आयनोस्फीयर मीन्स क्या होता है, ओजोनोस्फीयर मीन्स क्या होता है, एक्सोस्फीयर मीन्स क्या होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन से हैं? तो सिख धर्म के संस्थापक है दोस्तों गुरु नानक देव। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं और एक किताब हुई है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। जब 10वें गुरु हुए तो उन्होंने कहा कि जब 10वें गुरु हुए तब उन्होंने कहा कि अब गुरुशिप इज ओवर, नाउ गुरुशिप इज ओवर। अब जो आपकी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, वही आपकी ऑल टाइम लाइफ टाइम गुरु कहलाएगी। आपको बताना है सिख धर्म के कमेंट में आखिरी गुरु कौन थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र है। भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र कौन सा है? अभी इसी वीडियो में मैंने बताया, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफ में एक यंत्र, एक वो लगा होता है, पैमाना लगा होता है जिसे रिक्टर स्केल बोलते हैं, उस पर नापा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, अगर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को है तो यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है जहां पे हम लोग रहते हैं, तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा उसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों एक किताब है जिसके लेखक का नाम है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की किताब है सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती की एक फेमस स्लोगन भी है, वेदों की ओर लौटो। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शास्त्रीय नृत्य और एक होता है लोक नृत्य। नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य केवल 8 हैं और लोक नृत्य बहुत सारे हैं। तो लोक नृत्य की बात हो रही है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। असम राज्य का विकल्प सही है तीसरा। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। यानी कोई खाद्य श्रृंखला है जहाँ पर मान लीजिए घास को बकरी खाती है, बकरी को कोई और खाता है, उसको कोई और खाता है, फिर यहाँ से किसी और को कोई और खाता है। तो ये श्रृंखला जब आपस में उलझी रहती है इसी को बोलते हैं खाद्य जाल।
खाद्य जाल। पिरामिड क्या होता है, बायोम का पिरामिड छोड़िए, पिरामिड क्या होता है, 3 प्रकार के पिरामिड बताए गए हैं। ये सब मैं आपको बेस्ट 500 क्वेश्चन में बतला चुका हूं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर